नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भाग और अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, पॉलिटी के अंतर्गत अनुच्छेद से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग भाग 1 से इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथियों, सभी अनुच्छेद को हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अनुच्छेद के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग 1। तो भाग 1 पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं साथियों। तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर भाग की संख्या की बात की जाए तो कुल 22 भाग है साथियों। कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं और गणना की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 25 हो जाते हैं। तो 22 भाग में जो पहला भाग है उसका क्या नाम है साथियों? तो संघ और राज्य क्षेत्र। तो नाम याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाग 1 में क्या है तो आप बताएंगे संघ और राज्य क्षेत्र। और कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो 1 से लेकर 4 तक। तो साथियों, सभी भाग में कुछ अनुच्छेद शामिल होते हैं। तो जो भाग 1 है, जो पहला वाला है, इसमें कहां से कहां तक हमको पढ़ना है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद भाग 1 में है। तो आइए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है साथियों? तो भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो जो अनुच्छेद 1 है ये क्या कहता है कि भारत जो है ये राज्यों का एक संघ होगा। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। साथियों, इसका अर्थ है कि जो भारत है यह किसका संघ होगा? तो राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आइए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या है। तो संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी। तो साथियों, नए राज्यों का प्रवेश, तो नए राज्य से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर नए राज्य का अर्थ है कि कोई विदेशी राज्य है तो भारत सरकार उसका जो है अपने में विलय कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। किंतु यह अधिकार किसे मिला है? तो संसद को मिला है। यहां से भी प्रश्न बनता है। तो आप जानते रहिएगा कि जो नए राज्यों का प्रवेश है अनुच्छेद 2 में, वो संसद द्वारा इसका प्रवेश किया जा सकता है। आइए हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो जो सिक्किम है इस समय वर्तमान में भारत का राज्य है साथियों। तो सिक्किम जो है यह पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसे जो है 16 मई 1975 ईस्वी को, और कब साथियों? 1975 ईस्वी को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा, तो जो सिक्किम का प्रवेश भारत में कराया गया है तो यह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। और कब? तो 1975 ईस्वी में। और किस क्रम का राज्य बना था? तो 22वें नंबर का राज्य बना था साथियों। और संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, जो है अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकेगा। अभी तक हमने अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ा कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी जैसे विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। 3 में कहा गया है कि साथियों हम संसद द्वारा नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही साथ जो वर्तमान राज्य है इसके नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन यानी बदलाव किया जा सकता है। जैसे आप सभी जानते होंगे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। तो एक राज्य से 2 राज्यों को बनाया गया। तो यानी कि ये जो अनुच्छेद 3 के तहत ही राज्य का बंटवारा किया गया। तो इसके तहत संसद के द्वारा साथियों चाहे 2 राज्यों को आपस में मिला दिया जाए, एक राज्य बना दिया जाए, चाहे एक राज्य के कुछ हिस्से कर दिए जाए। तो ये जो बदलाव किया जाता है, चाहे क्षेत्र में हो, सीमा में हो, साथ ही साथ नाम में भी जो बदलाव होता है, संसद चाहेगी तो राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकती है, बदल सकती है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य अलग हुआ है, आप सभी जानते होंगे, तेलंगाना। तो साथियों जो तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 3 के तहत। याद रखिएगा, नए राज्यों के सीमा में परिवर्तन हो, चाहे क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे नाम में परिवर्तन हो, यह अनुच्छेद 3 में है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4।
इसमें क्या है साथियों, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई जो विधियां हैं ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। तो आइए अब हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि जो 2 और 3 के तहत, 2 और 3 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश है या वर्तमान राज्यों का नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, ये जो परिवर्तन करते हैं, कानून बनाते हैं, तो ये जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 4 में। तो साथियों ये था भाग 1। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4 तक, चारों के बारे में हमने पढ़ा। आइए एक बार हम लोग जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में मिलता है। 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश संसद द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 3 में क्या कहा गया है कि वर्तमान जो राज्य हैं इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे नाम में, चाहे क्षेत्र में, चाहे सीमा में परिवर्तन। और 4 में कहा गया है साथियों कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हम परिवर्तन कर रहे हैं या संसद द्वारा किया जा रहा है, ये विधियां, जो नया नियम बनाया जा रहा है, ये संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। साथियों भाग 1 में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। वहीं अगर बात की जाए कि भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। तो यहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अभी हाल ही में साथियों जो यूपीपी का एग्जाम इसके पहले हुआ था, उस प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है कि नागरिकता किस भाग के तहत है, किस भाग में है? आप बताएंगे भाग 2 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 5 से लेकर 11 तक। तो अभी तक हमने 1 से 4 तक भाग 1 में पढ़ा। अब हम लोग 5 से लेकर 11 जो अनुच्छेद है ये भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। साथियों अपने यहाँ कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता, इसके बारे में भी जानते रहिए। यहां से भी प्रश्न बनता है। तो हमें जो है एकल यानी एकहरी नागरिकता मिली है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। तो एकल नागरिकता से आप क्या समझते हैं? इसका तात्पर्य है कि जैसे हम लोग राज्य और देश दोनों के नागरिक नहीं हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। तो वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, और अगर नागरिक बात की जाएगी तो भारत का नागरिक है। मतलब राज्य और देश दोनों की नागरिकता नहीं, सिर्फ एक नागरिकता, इसे बोलते हैं एकल नागरिकता। ये भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। और एक प्रश्न और बनता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो आप बताएंगे कि ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड से साथियों, यहाँ के संविधान से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। आइए अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 5 की तरफ और देखेंगे कि अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का जो वर्णन मिलता है ये अनुच्छेद 5 में है। तो 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ यानी साथियों क्या? जब संविधान लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। सभी जानते होंगे 26 जनवरी 1950 को साथियों संविधान लागू हुआ था। तो इस समय संविधान लागू होने के समय के नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में कहा गया है। इसमें 3 शर्तें हैं कि उस समय संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किंतु इन तीनों में से एक शर्त पूरा करता हो, या उसका जन्म भारत में हुआ हो, अथवा उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। साथियों इन 3 शर्तों में से एक शर्त पूरा करना अनिवार्य था, क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था, संविधान लागू हो रहा था, उस समय कुछ विदेशी भी भारत में थे। आप सभी जानते होंगे अंग्रेज भी उस समय भारत में थे। तो क्या वे सभी भारत के नागरिक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें शर्त दिया गया है, 3 शर्त में से एक पूरा होना चाहिए। अगर ये पूरा करते हैं तभी भारत के नागरिक माने जाएंगे, या उनका जन्म भारत में हुआ हो, उस व्यक्ति का, अथवा माता पिता का, अथवा संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले यहाँ पे रह रहा हो। तो याद रखिएगा, सिर्फ परीक्षा में आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किसमें है? आप बताएंगे अनुच्छेद 5 में है। अब अनुच्छेद 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो साथियों पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के संबंध में है। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 6 और 7 हम पढ़ने वाले हैं, ये वर्तमान समय में यहाँ से प्रश्न प्रायः नहीं बनाए जाते। साथियों जब देश विभाजन हो रहा था, भारत पाकिस्तान अलग अलग जब विभाजित हुआ, देश आजाद हुआ, उस समय ये दोनों अनुच्छेद लागू थे। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में इसमें वर्णन है। तो साथियों जब देश का विभाजन हो रहा था उस समय
नियम अंग्रेजों द्वारा यह बनाया गया था कि जो व्यक्ति भारत में रहना चाहे भारत में रहे, जो पाकिस्तान में रहना चाहे पाकिस्तान में रह सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत आ गए थे, और कब, एक डेट है, परमिट नियम लागू किया गया था 19 जुलाई 1948। तो कहा गया कि देश आजाद होने के लगभग 9 से 10 महीने बाद तक जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो क्या साथियों, इस डेट के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति बाद में पाकिस्तान से भारत आया हो तो क्या वो नागरिक नहीं माना जाएगा? वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा, किंतु उसके ऊपर परमिट नियम लगेगा। तो उसे यहां पर 6 महीने, मिनिमम कितना, उस समय नियम था 6 महीने साथियों, 6 महीने यहां पर रहना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के संबंध में किसमें है? अनुच्छेद 6 में है। 7 में क्या है? 7 में है, इसी का जस्ट विपरीत है साथियों, कि भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता के संबंध में है। जिस प्रकार से पाकिस्तान से भारत लोग आए थे, हमने आपको बताया कुछ ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो कब चले गए थे? जब आजादी के कुछ समय पहले, यानी 1 मार्च 1947 के बाद में ही, जब आभास हो गया था कि अब जल्द ही देश आजाद होने वाला है, तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से जगह को बदलने लगे साथियों। कुछ लोग भारत से भी पाकिस्तान गए, किंतु वहां कुछ समय रहने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा, जो कारण रहा हो, वे वापस फिर से जब भारत आ गए तो उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान मिलता है। किसमें मिलता है? 7 में मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे किंतु बाद में फिर से वापस आ गए, वे भी भारत के नागरिक होंगे, परमिट नियम का पालन करना होगा। तो ये था अनुच्छेद 6 और 7। यहां से वर्तमान समय में प्रश्न बहुत ही कम बनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 8 की तरफ। 8 साथियों महत्वपूर्ण है, भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता के संबंध में है। तो अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं तो वे भी भारत के नागरिक होंगे, बशर्ते उनके माता पिता भारतीय हो। तो साथियों इससे आप क्या समझते हैं? जैसे वर्तमान समय में भी बहुत से लोग हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं जो भारत से बाहर विदेशों में रह के पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वे विदेशों में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, बशर्ते वहां की नागरिकता वे न ले, तभी तक भारत के नागरिक बने रहेंगे। साथियों कोई मान लीजिए जीविकोपार्जन यानी कि व्यवसाय आदि के लिए भी विदेशों में रह रहा है, किंतु भारत में वो आता है, भारत की नागरिकता उसकी बनी रहेगी, बस वहां की नागरिकता जब तक नहीं लेगा। तो याद रखिएगा 8 में क्या कहा गया कि भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। अब 9 में कहा गया है कि जैसे ही विदेशी नागरिकता ले लिया जाएगा व्यक्ति द्वारा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा 8 और 9 एक दूसरे से रिलेटेड है। 8 में है कि भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता बनी रहेगी साथियों। 9 में है कि विदेशी नागरिकता जैसे ही व्यक्ति द्वारा ली जाएगी तो तत्काल ही समझिए कि यहाँ भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। यह है अनुच्छेद 9। वहां पे लिए तो यहाँ पे नागरिकता गई। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 10 क्या कहता है साथियों। 10 में है कि व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी जब तक उसके द्वारा विधि विरुद्ध कार्य न किया जाए। इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति की नागरिकता है तो सरकार तो बिना किसी कारण के आपकी नागरिकता को छीना नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता में है, सत्ता पक्ष में है तो नागरिकता को कभी भी समाप्त कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी बशर्ते उसके द्वारा कोई विधि विरुद्ध कार्य न किया जाए। विधि विरुद्ध मतलब कानून विरोधी कार्य, जैसे देशद्रोह। अगर देशद्रोह साबित हो जाता है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा कार्य अगर नहीं किया जा रहा है, नियम विरुद्ध नहीं कार्य किया जा रहा है तो नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, नागरिकता आपकी बनी रहेगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 10 में। अब हम अंतिम अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे नागरिकता संबंधित, वो है अनुच्छेद 11 कि नागरिकता संबंधी जो कानून है बनाने का अधिकार संसद के पास है। याद रखिएगा साथियों, जो नागरिकता संबंधी कानून बनाया जाएगा, नियम बनाए जाएंगे, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो संसद के द्वारा। यह अधिकार संसद के पास है। और संसद में मंत्रालय कौन सा है? तो गृह मंत्रालय। यह भी याद रखिएगा, संसद के गृह मंत्रालय के पास में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद याद रखिएगा। तो ये था साथियों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमने चर्चा किया नागरिकता के संबंध में। तो 5 में क्या कहा गया? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 और 7 में हमने आपको बताया कि उस समय जब देश विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान से पहले भारत आए हुए लोग, फिर भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता के संबंध में। 8 में है कि अगर आप भारत से बाहर चले गए तो भी नागरिकता बनी रहेगी, बस माता पिता
भारतीय हो। 9 में है जैसे ही विदेशी नागरिकता ली जाएगी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में कहा गया है कि व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी, बस विधि विरुद्ध कार्य न किया जाए। और नागरिकता संबंधी अंतिम अनुच्छेद है 11 और इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आप बताएंगे संसद के पास है। तो साथियों, आज हमने भाग 1 और भाग 2 के बारे में विस्तार से पढ़ा और इसके अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेद के बारे में भी डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से आपको समझाया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।